नमस्कार साथियों। राजनीति हो तो ऐसी हो कि सामने वाला खड़ा ही ना हो पाए, यानी ये कहे कि राजनीति करो तो जमकर करो जिसके भीतर विपक्ष की कोई गुंजाइश हो ही ना। और राजनीति का ये पाठ जो है वर्तमान समय की सच्चाई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बिसात की सच्चाई है। विपक्ष को खड़ा होने ही नहीं देना है। और शायद इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पहुंचे तो उन्होंने 10% वोट की मांग अपने कार्यकर्ताओं और उन नेताओं से और अधिक कर डाला और कहा बूथ से लेकर के सोशल मीडिया तक इस तरीके से फैलिए कि पिछले बार अगर 37% वोट पड़े थे तो इस बार वो आंकड़ा 50% के आसपास होना चाहिए। तो क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि सत्ता में रहने वाला कोई व्यक्ति तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए 10% वोट बढ़ाने का खुले तौर पर जिक्र कर रहा हो, बात कर रहा हो और किसी को कोई आपत्ति तक ना हो? इस देश के पत्रकार उसी सुर में आगे बढ़ चला हो, इस देश के नौकरशाह आगे समझ चुके हुए अगर सत्ता होगी तो अगली बार भी मोदी सत्ता ही होगी। राजनीति का ये एक अलग अनूठा खेल है और इस अनूठा खेल के भीतर सामने वालों को कैसे चुप किया जा सकता है, ये तमाम संस्थाओं के जरिए बार बार सामने नजर आया है। और आज के समय में भी अगर इसको परखे तो तीसरा नोटिस भेज दिया गया है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम के को। तीसरा नोटिस गया तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन को 6 नोटिस भेजे जा चुके हैं पहले ही। और कहते हैं हेमंत सोरेन इसीलिए दिल्ली नहीं आए, जब बैठक थी इंडिया गठबंधन की तो वो घबरा रहे थे कि कहीं उनकी गिरफ्तारी दिल्ली में ना हो जाए। और अरविंद केजरीवाल साहब भी पिछली बार चुनाव प्रचार में, उसके बाद फिर अब फिर उन तारीख 3 तारीख मिल गई। अब 3 जनवरी नया साल आपको पहुंचना होगा ईडी के दफ्तर। 5 तारीख दी गई है तेजस्वी यादव को। लेकिन यह सब कुछ तो सब कोई देख रहा है, जो नहीं देख रहे हैं समझ रहे हैं वो सच्चाई और वो सच जो है शायद नरेंद्र मोदी सत्ता के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसको ये बात पता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी अपनी राजनीतिक जमीन इतनी मजबूत है कि उसको हिला डुला पाना उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल है। तो एक ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी जाए जिसमें वो शख्स, वो व्यक्ति कुछ कहे ही नहीं और उसको एक ऐसे कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया गया जहां पर वह चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं जा सके। तबकि अपने उस व्यक्ति की राजनीति बहुत साफ कहती है अगर वह चुनाव मैदान के भीतर हो तो भारतीय जनता पार्टी के वोट कम हो जाएंगे, अगर वह चुनाव मैदान में हो और विपक्ष में किसी राजनीतिक दल या फिर गठबंधन के साथ हो तो उसके वोट बढ़ते चले जाएंगे। इस व्यक्ति का नाम, इस इंसान का नाम मायावती होता है। मायावती की राजनीति को समझने की प्रयास आज करते हैं कि उनकी चुप्पी से भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ है। अगर वह बोलते हुए सामने आकर के खड़ी हुई तो इंडिया गठबंधन यानी इंडिया अलायंस जो है, अगर मायावती को अपना चेहरा बना लिया, यानी जिस चेहरे का जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे का करते हुए ममता बनर्जी ने एक तूफान सा लाया और नीतीश कुमार रूठ करके चले गए और उसके बाद राहुल गांधी को बात करनी पड़ी नीतीश कुमार से, ये सारी छोटी बातें हैं। लेकिन राजनीति सियासत का मिजाज कहता है अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हो गई या फिर इंडिया गठबंधन ने खुले तौर पर ऐलान किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके तरफ से चेहरा प्रधानमंत्री का मायावती का चेहरा होगा तो एक ही झटके में भारतीय जनता पार्टी की वो तमाम संस्थाएं जो दिख रही है इस समय, उनकी हरकत, उनकी सक्रियता मायावती के चौखट पे आकर, उनके दरवाजे पे आकर खड़ी हो जाएगी। क्या ऐसी कोई मजबूरी है? हो भी सकता है, या फिर अगली कोई मजबूरी कि मायावती को अभी लग नहीं रहा कि जो विपक्ष का गठबंधन इंडिया अलायंस के नाम से जो बनकर खड़ा हुआ है वह चुनाव जीत सकता है। हो सकता है कि चुनाव के समय आते आते परिस्थितियां ऐसी पलट जाए जहां मायावती इंडिया का चेहरा बन जाए। लेकिन ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि 10% वोट बढ़ाने का जिक्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उनको पता है कि पिछली बार उनको करीब 23 करोड़ वोट पड़े थे। उसके बाद जो नीचे जो व्यक्ति खड़े थे वो कांग्रेस थी, उसको केवल 12 करोड़ वोट पड़े थे। तो इतना बड़ा अंतर के बावजूद भी मायावती की मौजूदगी क्या कुछ असर दिखा सकती है? एक सच्चाई तो इसको समझना पड़ेगा कि इस भारत देश के भीतर मुस्लिम, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना वोट या वोटर मानती ही नहीं है कभी,
कहीं भी जीते तो वो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा नहीं करती और सहयोगियों के साथ मुस्लिम वोट बैंक जहां जहां पर जुड़ा वहां पर सहयोगी का वोट बैंक बढ़े जरूर, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी की मात देने की स्थिति में कभी आ नहीं पाई। लेकिन मुस्लिम जब भारत देश की राजनीति में हाशिए पे हो तब उसको एक ऐसा विकल्प चाहिए हो जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सत्ता को हरा सके। तो क्या वाकई में मायावती वो चेहरा है? और समझने की प्रयास करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिमटी हुई मायावती जब जब सत्ता में आई तो मुसलमान उनके साथ खड़े हो गए। उस समय में ब्राह्मण भी उस समय खड़े हुए थे उनके साथ। पिछले चुनाव में अगर देखें जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन उत्तर प्रदेश के भीतर हुआ तो मायावती 10 सीट जीत गए। उसके बाद समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी ने कहा कि वोट का ट्रांसफर नहीं किया गया या नहीं हो पाया। तो ये सबको पता है कि समाजवादी पार्टी का जो अपना वोट बैंक यादव है, उसके साथ कोई दूसरे ऐसी जातियां खड़े होने से कुछ हद तक अब घबराती रही है, जिसके भीतर उन्हें ये लगता था एक दबंग जाति के साथ वो अगर खड़े हो जाएंगे भी तो भी उन्हें आने वाले समय में सामाजिक आर्थिक लाभ मिल नहीं पाएगा। तो क्या यही कारण रहा है कि जिससे जिक्र इस बात का शुरुआत हुआ कि मायावती को इंडिया में लाया जाए और इंडिया को में मायावती का चेहरा बनाया जाए, तो अखिलेश यादव रूठ गए, कहे हम बाहर निकल जाएंगे। सवाल होता है अखिलेश बाहर होंगे या नहीं होंगे, इसका बिल्कुल भी नहीं होता। सवाल उठता है उसके आगे की आगे कैसे बढ़े, जिसके भीतर वोट के हिसाब से भी अगर समझना शुरुआत करें तो पिछले विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उसमें अगर गौर करें तो समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों इंडिया गठबंधन के साथ थे। इन जगहों पर जहां दोनों राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुए, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए सक्रिय हुए, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, उन जगहों पर बीएसपी के उम्मीदवार भी थे, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार थे। फिर वहां पर प्रचार करने के लिए मायावती नहीं पहुंची। वहां से कोई कद्दावर नेता दिल्ली या लखनऊ से नहीं गए। वो कैंडिडेट के पास सिर्फ चुनाव चिन्ह था अपना और अपना नाम उसका था, इसके अलावे कुछ भी नहीं था चुनाव प्रचारक। और उस समय में भी अगर औसत निकाला जाए तो 3.5% वोट बीएसपी को मिलते हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को दोनों को मिला भी दे तो भी वो 1% वोट तक ही इन तीनों राज्यों के भीतर पहुंच पाए। अब सवाल उठता है बीएसपी अगर सक्रिय हो जाए तो फिर क्या हो, और दूसरे राजनीतिक दल अगर सक्रिय होते हैं तो वो किसका वोट काटते हैं। तो पहली बार इसी बात को लेकर के कि जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन के भीतर से कोई आमने सामने होगा तो वोट आमने सामने के ही कटेंगे, भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आम आदमी पार्टी मैदान में रहे, खासतौर पे हिंदी क्षेत्रों में जहां पर अब उसको जीत ही चाहिए, क्योंकि वह एक प्रकाष्ठा पर है जहां हिप हप हाई पॉइंट कहते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी पहुंची और एक भी सीट वहां गंवाना भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी। तो सामने अगर कांग्रेस खड़ी है जो राज्य दर राज्य उसका परिणाम हार का ही अगर आता है और वहां पर जीत की कोई गुंजाइश अगर नहीं होती है तो फिर इंडिया गठबंधन के भीतर से कहीं पे आम आदमी पार्टी हो, कहीं समाजवादी पार्टी हो। लेकिन यह सवाल कोई भी कर सकता है, अगर यह तीनों मिलकर के लड़ते तो फिर क्या होता? मिलकर लड़ते अगर गणित के लिहाज से अगर समझने का प्रयास करें तो भी हार मिलती, क्योंकि परसेंटेज जो वोट का है अगर 0.5%, 0.35%, 0.75% इससे ज्यादा नहीं है, तो यानी 1% से भी कम का वोट बैंक इन राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ है, तो फिर दूसरी तरफ अगर मायावती सक्रिय होती है बीएसपी को लेकर के, राजनीतिक तौर पर तो 6% एवरेज वोट राजस्थान में भी पड़ते, मध्य प्रदेश में भी आते, छत्तीसगढ़ के भीतर भी, जो एक हिसाब से आधे होते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को भी अगर समझने का प्रयास करें, उस समय में मायावती प्रचार के लिए नहीं आए, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, सक्रियता उनकी उत्तर प्रदेश में बखूबी रही है। हर कोई जानता है राजनीतिक प्रयोग वहीं से हुआ, लेकिन अपना वोट वहां जो 10-11% जाटव वोट बैंक था वो साथ ही रहा, वो नहीं हिला। उसके बाद जो बाकी दलित जातियां हैं वह वोट, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के पास चला गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी के पास गया। लेकिन मायावती जब सक्रिय होती है, खड़ी होती है, तो दलित वोट बिल्कुल भी नहीं जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। अब सवाल उठता है यहां से
अगला कि क्या इस देश के भीतर अगर मुस्लिम गारंटी है वो एंटी मोदी जाएगा, एंटी भारतीय जनता पार्टी जाएगा। तो फिर दूसरी तरफ अगर देखा जाए दलित जातियों के भीतर अभी भी एक ही चेहरा, एक ही पार्टी घूमती है, वो मायावती और बीएसपी है। अगर इन दोनों के वोट को अगर इकट्ठा कर देते तो भारत देश के भीतर 30% वोट पर तो साफ मोहर लगती है, ठप्पा लग जाती है। और इस देश के भीतर करीब करीब 122 सीट ऐसी है जहां पर शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम वोट दोनों जो इकट्ठा होता है वो 30% से ज्यादा की हो जाता है, 40% तक वो पहुंचेगा। लेकिन उसमें सिर्फ एक तरका उस इंडिया गठबंधन यानी इंडिया अलायंस को ही तो लगाना है जो ओबीसी की राजनीति कर रही है, जो वो कांग्रेस जो अपर कास्ट से जुड़ी थी लेकिन छिटक करके आप अपर कास्ट छिटक गए क्योंकि हिंदूवादी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को खड़ा किया। तो क्या राजनीति का एक ऐसा चरम है जो सामने वाला व्यक्ति जो सबसे ज्यादा घातक हो सकता है चुनावी मैदान के भीतर उसको चुप करा दो। और यही वह खामोशी है जो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किए हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने बीएसपी कुछ भी नहीं बोलती। अपने भतीजे को बीएसपी सौंप कर क्या मायावती संन्यास ले लेंगे? बिल्कुल नहीं। वो वर्तमान समय की राजनीति मिजाज को समझ रही है, वो भांप रही है, वो इंतजार कर रही है मार्च के महीने तक राजनीतिक तौर पे इस देश की धड़कनें किस रूप में धड़कती रही है, इंडिया खुद को धड़का पाने की स्थिति में आगे बढ़ पाती है या नहीं। इनके साथ देश के अलग अलग जगहों पे जो फैली हुई समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो उनकी अगर दोनों की तुलना किया जाए तो जो समाजवादी पार्टी है वो 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल वोट उनको जो पड़े थे वो 1,56,00,000 के करीब थे। उसमें से करीब 1,55,00,000 उनको उत्तर प्रदेश में मिले थे, 1 लाख वोट ही उन्हें बाहर पड़े थे। लेकिन दूसरी तरफ बीएसपी जिसको 2,22,00,000 वोट जो पूरे देश में मिलते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसमें से करीब उत्तर प्रदेश में उसको समाजवादी पार्टी के तुलना में करीब 10 लाख 11 लाख वोट ज्यादा पड़ता है। समाजवादी पार्टी को मिला 1,55,00,000, उसको मिलता है 1,66,67,00,000 के करीब, यानी 56 लाख वोट उसको देश के अलग अलग हिस्सों से भी मिलते हैं। और इस भारत देश का सच ये होता है कि इस देश में अगर टॉप 10 राजनीतिक पार्टी को अगर छोड़ा जाए तो 11वीं पार्टी 50 लाख भी वोट नहीं मिल पाता है। जैसे सीपीआई तक को 35 लाख वोट पड़े थे, आरजेडी को 66 लाख वोट पड़े थे, आम आदमी पार्टी को 27 लाख वोट पड़े थे, जो टीआरएस बीआरएस जो तेलंगाना में सक्रिय उनको 77 लाख वोट पड़े थे। लेकिन अब वहां कांग्रेस जीत गई, आज तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई। आज ही एक सर्वे निकल करके जो सामने आ रहा है उसमें साफ तौर पे कह रहा है कि बीआरएस को तमाम सीटें जो पिछले चुनाव वो जीती थी वह इस बार वो जीत नहीं सकती है, उसको कांग्रेस जीत ले जाएगी। सवाल कांग्रेस के जीत के साथ साथ कुछ और सामाजिक ताने बाने का वो तर्का चाहिए जो कि राजनीतिक तौर पे सियासी तौर पे जीत का ठप्पा लगा दे। इसीलिए 2019 के लोकसभा चुनाव को समझना शुरू करेंगे तो 22,90,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े थे, कांग्रेस को मिले थे 11,94,00,000। दूसरे नंबर पे कांग्रेस थी, उसके बाद मायावती, दूसरे फिर ममता बनर्जी का नंबर आता है, उसको भी करीब 2.5 करोड़ के वोट पड़े थे तीसरे नंबर की। वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग जगहों पे अपने उम्मीदवारों को खड़ा की थी। कुछ उम्मीदवार झारखंड के भीतर भी खड़ा किए थे, बाकी वेस्ट बंगाल में खड़ा किया था तो उनको ज्यादातर वोट वही मिलते थे। और उसमें से करीब 98% वोट जो है बंगाल के भीतर मिलता है। अब वो अगले नंबर पे कौन आती है तो वो मायावती का नंबर आता है चौथे नंबर पे, जिनको 2,22,00,000 वोट पड़े थे। तो फिर एक सवाल उठेगा कि तमाम राजनीतिक दल मायावती से भी कमजोर है, चाहे अपने अपने राज्य के भीतर सहयोगी के तौर पर ही क्यों ना हो। तो सवाल उठता है राज्यों के चुनाव का नहीं, लोकसभा चुनाव का सवाल है। इस पूरे भारत देश में फैले हुए दलित समुदाय के सवाल, मायावती और मायावती से पहले कांसी राम ने जो राजनीतिक प्रयोग किए थे वो निकले पंजाब से, उसमें असर उत्तर प्रदेश में दिखाया। सवाल ये भी उठता है कि क्या जब कमंडल के आश्रय भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना भगवा फहराने के लिए सोच रही है, तब भारत देश के भीतर मंडल की राजनीति से निकले हुए राजनीतिक दल, चाहे आरजेडी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, उनके ऊपर भारी देश के हिसाब से हर हाल में मायावती पड़ जाएंगे।
और मायावती एक ऐसे राजनीतिक चेहरे के तौर पे है जो भारत देश की राजनीति में जिस दिन प्रधानमंत्री बन गई उसके बाद आप हटा नहीं पाएंगे। राजनीति यानी कि इस पूरे खेल को जरा समझने का प्रयास करें तो क्योंकि सवाल उठता है कि जब जिक्र होता है डीएमके जैसे पार्टी को भी 1,40,00,000 वोट मिल जाते हैं, जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार बिहार में उनको करीब 90 लाख वोट पड़े थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी तब पड़े थे। एनसीपी 85 लाख वोट पड़े थे, लेकिन वो अब टूट चुके हैं। शिवसेना 1.25 करोड़ वोट के करीब पड़े थे, वो भी अब बिखर चुके हैं। सीपीएम 1 करोड़ के करीब वोट पड़े थे, लेकिन अब उसकी स्थिति पश्चिम बंगाल में नगण्य है और केरल में वो कमजोर हो गई है। आम आदमी पार्टी का उनको केवल 27 लाख वोट पड़े थे। इसके अलावा 3 और जो सहयोगी हैं, यह भी उस राजनीति के तालमेल को समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मायावती को जकड़ते हैं या अपने साथ आने वाले किसी भी राजनीतिक दल को पकड़ लेते हैं, जकड़ते हैं जो इस देश के मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट का कॉम्बिनेशन ना बन सके। अब देखिए कि मायावती ने दानिश अली को निकाला और जेडीएस जब भारतीय जनता पार्टी के साथ देवगौड़ा खड़ी हुई तो वो सीएम इब्राहिम को निकाला। राजनीतिक तौर पर अपने संदेश पर भारतीय जनता पार्टी अडिग होना चाहती। कोई उसके साथ आए तो अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए आए, और बचाने का मतलब यह कभी नहीं होता कि राजनीतिक जमीन आपकी बन जाए। मायावती को वह साथ ला नहीं सकते, मायावती उनके साथ जा नहीं सकती, तो फिर मायावती को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। खामोश रहिए, चुप रहिए। और ये पूरी प्रक्रिया आप ऐसा कह सकते हैं आय से ज्यादा संपत्ति का मामला है क्या? और एजेंसियों को अगर घोड़े दौड़ा दिए जाएंगे तो क्या ऐसी परिस्थिति होगी क्या? लेकिन सवाल उठता है कि धीरे धीरे परिस्थिति अगर 2024 के लोकसभा चुनाव तक ये पुख्ता हो जाती है कि मायावती का चेहरा लेकर इंडिया गठबंधन अगर आगे चल पड़े तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात पलट जाएगी। ऐसा हो सकता है। इन सारी परिस्थितियों को जो समझने का अगर प्रयास करें तो औसत कमोबेश हर राज्य के भीतर अगर निकाला जाए तो 3-3.5%, 4% के आसपास मायावती को वोट मिलेगा। इसके भीतर एक पार्टी का और जिक्र हो जाता है, जैसे महाराष्ट्र के भीतर वंचित बहुजन अघाड़ी होता है जो प्रकाश अंबेडकर चलाते हैं, इनका भी वोट महाराष्ट्र के भीतर करीब करीब 6-6.5% तक का। अब लगातार शिवसेना एनसीपी के साथ तो इंडिया गठबंधन खड़ा है, लेकिन ऐसी राजनीतिक पार्टी को भी अगर साथ लेकर के आगे आते हैं तो फिर एक मारक स्थिति 2024 के लोकसभा चुनाव में बन सकती है। लेकिन चेहरा अगर मायावती होगी तो स्थिति बिल्कुल अलग हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि जब इस बात का जिक्र होता है भारत देश में 84 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, इस देश में 80 सीटें ऐसी भी हैं जहां पर मुस्लिमों की संख्या 20% से लेकर के 60-70% तक जाता है, यानी मिनिमम कम से कम 20% मुस्लिम। ये 80 सीट इसके दायरे में आते हैं। ये 80 या 84 सीट को जोड़ दिया जाए तो करीब 130 सीट ऐसे निकल करके आ जाते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट खड़ा हो जाए और इंडिया का वोट अगर उसके साथ जुड़ जाते हैं, इन 130 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीत ही नहीं सकती। और ये सीटें बहुत महत्वपूर्ण बात, ये सीट तमिलनाडु की नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये आंध्र प्रदेश की सीट नहीं है जहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये सीट कर्नाटक की भी उस समय में नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं अब तक है, लेकिन इस बार हार गए, कहा जाता है कि वो कमजोर हो गई है। या इस सीट तेलंगाना को लेकर के भी नहीं है। ये सारे सीट उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों की सारी के सारी हिंदी क्षेत्रों की सीटें जहां पर इस समय में केवल भगवा लहरा रहा है। और राजनीतिक प्रयोग के हिसाब से जिसको उत्तर प्रदेश अपने हिसाब से बनाए हुए है भारतीय जनता पार्टी, वहां की परिस्थिति को एक पल के लिए जरा समझिए तो पिछली बार मायावती 10 सीटें जीते थे, लेकिन 27 सीटों के ऊपर वो दूसरे नंबर पे है। जिन सीटों के ऊपर वो जीत हासिल की थी, जिन सीटों के ऊपर वो दूसरे स्थान पे आए थे, जरा उन क्षेत्रों को जरा समझे तो फिर समझ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के भीतर जो परचम योगी आदित्यनाथ साहब लहरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी बड़ी प्रयोगशाला समझ रहे हैं,
वह भी डगमगा जाएंगे अगर मायावती चेहरा बन गए तो। क्योंकि मायावती जहां जीत गए थे वह सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, घोसी, लालगंज, जौनपुर, गाजीपुर, या तो उस इलाके के भीतर जाइए जहां पर योगी आदित्यनाथ साहब का वर्चस्व है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, या इन इलाकों के भीतर घूमिए जहां जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी 5 सीटों के ऊपर जीती थी, मुरादपुर, रामपुर, संभल, मैनपुरी, आजमपुर। 2 सीटें उपचुनाव में गवा दिए वो। लेकिन अगला सवाल उठता है, कोई भी कर सकता है, वो कौन सी सीट है जहां पे वो दूसरे स्थान पे आए। दूसरे स्थान पर वो जो रहे वो कहीं पे भी 30% से उनका वोट कम नहीं पड़ा। 30 से करीब 43% के आसपास उत्तर प्रदेश को लेकर के खासतौर पे अगर देखा जाए तो आगरा 38% वोट पड़े थे, सबसे कम अकबरपुर में थे 30% वोट, अलीगढ़ 36% वोट, अनोला 40% वोट, बांसगांव 41% वोट, बस्ती 42% वोट, भदोई में तो 45% वोट, बुलंदशहर 35%, देवरिया 33%, धौराहा 34%, डोमरियागंज 40%, फर्रुखाबाद 35%, फतेहपुर 36%, गौतम बुद्ध नगर 36%, हमीरपुर दूसरा 30.4%। उसके बाद का जालौन की स्थिति 38%, कैसरगंज 33%, मछली शहर 43%, मेरठ 48%। यानी किस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है 38% के बाद भी हार मिलती है बीएसपी को, लेकिन उसमें अगर तर्का इंडिया गठबंधन का लग जाएगा तो आप सोच सकते हैं आरएलडी साथ खड़े होंगे, कांग्रेस साथ खड़ी होगी, समाजवादी पार्टी साथ खड़ी होगी, तो क्या होगा। मोहनलालगंज में 43%, सलीमपुर में 40%, संत कबीर नगर में 41%, सीतापुर में 39%, सुल्तानपुर में 45%। इतने वोट मिलते हैं, इसके बावजूद भी मायावती हार जाती है। लेकिन लोकसभा चुनाव के भीतर गठबंधन का चेहरा बनने के बाद एक ही झटके में भारत देश की राजनीति पलट जाएगी। इस पूरी पलटती हुई राजनीति को कौन रोकना चाहेगा और कौन आगे बढ़ाना चाहेगा, इसके लिए भी मार्च तक इंतजार करना होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितने पत्ते हाथ में रखते हैं उतने अपने आस्तीन में रखते हैं और एक एक करके पत्तों को फेंकते हैं। और एक स्थिति एक समय में शरद पवार की हुआ करती थी, जो कि पत्ते दिखाई पड़ते हैं वो दिखाई दे रहे हैं जिनको नोटिस मिल जाए, जिनको नहीं नोटिस भेज करके खामोश कर दिया गया। उसके भीतर भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो पूरी चुप्पी के साथ समझ गई, राजनीतिक जमीन बचाए रखे, देश में मैसेज जाए, यह मोदी काल है, अमृत काल से आगे की परिस्थिति है। उसके में कुछ मत टपकिए, कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी राजनीति को बनाए, संगठन को बनाए रखने के लिए कोई आंच ना आए इसके लिए कहीं ना कहीं अनुकूल हो जाते हैं, दिन के उजाले में कहीं रात के अंधेरे में। यह परिस्थितियां अभी चल रही है और यह परिस्थितियां ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के साथ है, पार्टियों के भीतर नेताओं के साथ भी है। तो राजनीतिक तौर पर यह परिस्थिति क्या एक बहुत बड़ा ऐलान है, एक ऐसा ऐलान है जो भारत देश की राजनीति को बदल सकता है। क्या भारत देश के भीतर में इंडिया अपने तौर पे खड़ा हो पाएगा और इस इंडिया का चेहरा मायावती बन जाए तो उसके भीतर भारत भी समा जाएगा। जिस भारत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार इंडिया के काउंटर में प्रचार करती रही है कि अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, भारत के राष्ट्रपति लिखेंगे, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री लिखेंगे। तो एक ही झटके में, एक ही पल में इंडिया और भारत मिलकर के मायावती चेहरे के साथ अगर खड़ा हो जाती है तो राजनीतिक तौर पर चुनाव के ऐलान के साथ ही अब बहुत चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने आकर खड़ी होगी। और आज के समय में जब वो 10% वोट बढ़ाने की बात करते हैं तो यह भी समझ जाइए कि मायावती के चेहरे होने के बाद इस भारत देश के भीतर में जो 20 करोड़ वोट पिछली बार नहीं मिले थे, करीब 80% 85 करोड़ वोटर थे, जिसमें 20-25 करोड़ वोटर वोट नहीं डाले थे। वह कौन सा तबका था, इसको लेकर के अगर विश्लेषण होता तो वो तबका पहली बार निकल करके सामने आ गई और ये पूरी ओबीसी की राजनीति उसके भीतर समा जाएगी। इस समय में जिन 4 नई जातियों को प्रधानमंत्री ने ढूंढा है वो महिलाएं हैं, वो किसान हैं, वो गरीब हैं और युवा हैं। वो ये चारों जातियां एक ही झटके में मायावती के आसपास आपको दिखाई देने लगेगा और तब भारतीय जनता पार्टी को कहीं ज्यादा एग्रेसिव होना पड़ जाएगा उस हिंदुत्व को लेकर के, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस सर्वसंचालक की मौजूदगी आपको 22 जनवरी को दिखाई देने वाली है।
लेकिन उसका सच भी एक तरफ है कि ध्रुवीकरण भारत के वोटरों को उत्तर प्रदेश के भीतर 1991, 92 और 96 में जितना हो गया था उतना तो अब भी नहीं है। उस समय की परिस्थिति को अगर देखिएगा तो भी अटल बिहारी वाजपेयी उस समय में सवार थे। अयोध्या के भीतर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद इसके बावजूद भी जीत नहीं मिला, केवल 13 दिन ही प्रधानमंत्री तक रह पाए। एक नई परिस्थिति है भारत देश की राजनीति के भीतर। क्या मार्च तक किसी का दरवाजा खटखटा करके अंदर आ जाएंगे और नए चेहरे के साथ इंडिया गठबंधन नजर आएगी? समय का इंतजार कीजिए, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।